जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे पूर्व के यूपीएचजीएस में पूछे गए प्रश्न पत्रों का कि कैसे इसका उत्तर दिया जाएगा। हम लोग गतांक से आगे का चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2012 का विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का, जो प्रक्रिया और साक्षी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 1A, किन परिस्थितियों के अधीन एक पुलिस अधिकारी के समक्ष एक अभियुक्त द्वारा किए गए कथन का प्रयोग साक्ष्य में किया जा सकता है। पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए एक अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी को सूचना देता है कि वह एक विशिष्ट डीलर से हत्या का हथियार क्रय किया था और उसके बाद डीलर के स्थान पर अन्वेषण अधिकारी और साक्षियों को ले जाता है और दिखाता है तथा उसको स्पष्ट करता है। क्या अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना और अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षीगण का साक्ष्य ग्राह्य है? साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। चूँकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्व के भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 पर रिलेट करके क्वेश्चन है, जो कि मुख्य रूप से धारा 27 पर संबंधित है, ताकि उसमें जो बात कहा गया है कि अन्वेषण के दौरान यदि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिसके स्टेटमेंट के आधार पर कोई भौतिक तथ्य का पता चलता है तो वो उतना तथ्य ग्राह्य होगा जो भौतिक तथ्य से संबंधित है। अब इसको पुलिकुरी कोटाया बनाम किंग एम्परर मामले में इस चीज़ को लागू किया गया था और अग्नु नगेसिया बनाम बिहार राज्य के मामले में भी इसको लागू किया गया था। साथ में धारा 27 से रिलेट करके जो केस है उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय का है, काठी कालू बनाम बॉम्बे राज्य का है। तो इन सब केसों का वर्णन करते हुए आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इस क्वेश्चन में हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है। सभी लोग लगभग ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। ये कह रहा है कि एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या बेईमानी के लिए उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वह इससे इनकार करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि बेईमानी के लिए उसको बर्खास्त किया गया था। क्या यह साक्ष्य ग्राह्य है? देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, धारा 153 साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है और उसका जो 153 का जो दृष्टांत ख है उस पे ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि उसमें दृष्टांत में यही बात कहा गया है जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। और उसमें इसलिए ग्राह्य नहीं बताया गया है क्योंकि देखिए, जो मेन फैक्ट इन इशू है न्यायालय को उसको डिसाइड करना होता है, न कि साक्षी द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को अब उसको साबित करने के लिए फिर पता चलता है कि वो कुछ कहे तो फिर उसका जवाब में कुछ दूसरा दिया जाए, तो ये तो चलता रहेगा, लिंगर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसको यहीं रोक देता है। इसका जो अपवाद है वो अपवाद पूर्व दोष सिद्धि की बात करता है। यहाँ पूर्व दोष सिद्धि नहीं हुई है, ये सिर्फ सस्पेंड किया गया उसको, मतलब बर्खास्त किया गया है। वहाँ दोष सिद्धि तो कोई बातें नहीं है। तो जहाँ पूर्व दोष सिद्धि की बात है वहाँ तो साक्ष्य दिया जा सकता है पूर्व दोष सिद्धि का, लेकिन जहाँ केवल उसको निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया है, वैसे मामले में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसमें जरूर कहा गया है कि कोई अगर जो मिथ्या साक्ष्य देता है तो मिथ्या साक्ष्य के लिए फिर ट्रायल हो सकता है। अब जो 153 है इसका जो बेयर लैंग्वेज है वो ये कह रहा है कि जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच में से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया है, तब उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह उसका मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। ये खुद बेयर बोल रहा है और बेयर में स्पष्ट कहा गया है कि यदि एक बार वो स्पष्टीकरण कर देता है तो फिर उसके खंडन में पुनः उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यदि वो मिथ्या साक्ष्य दिया है तो उसके लिए अलग से प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। अब इसका अपवाद 2 है। अपवाद 1 कह रहा है कि यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह एतर पूर्व किसी अपराध के लिए दोषित हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे तो इसकी पूर्व दोषिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अभी जो हमने बात कही थी।
अपवाद 2 कह रहा है कि यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों को प्रत्याख्यान द्वारा उसका उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकेगा। तो ये दोनों में कहीं नहीं फिट बैठता है ये जो क्वेश्चन है। और साथ में जो इसका दृष्टांत ख है जो 153 का, तो उस दृष्टांत में भी हूबहू ऐसे ही है और उसमें कहा गया कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2A, सिविल एवं आपराधिक कार्रवाइयों में साक्ष्य का सामान्य नियम एक ही है, उसका अपवाद यदि कोई हो तो दीजिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत मतलब एक लाइन में है, लेकिन आंसर इसका बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये पूरे एविडेंस एक्ट को रिलेट करके ये क्वेश्चन बना रहा है और इसमें जैसा टाइम का मैनेजमेंट हो उस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। साथ में CRPC को भी रिलेट कर रहा है, CPC को भी ये रिलेट कर रहा है। अब जैसे अभियोजन का जो बात कहा जाता है कि अभियोजन का उसको पूरा का पूरा मामला अपना जो है साबित करना होता है और ऐसा नहीं होगा तो फिर वो अभियुक्त दोषमुक्त हो जाएगा। लेकिन ये केवल सेशन ट्रायल में है। जब आप धारा 232 पढ़ते हैं तो 32 में ये देखते हैं कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया जाता है मामले को तो वहीं उसको दोषमुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जब आप 243 पढ़ते हैं वारंट ट्रायल में तो वहाँ क्या कहा गया है कि 244 में कि ज्यों ही अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होता है त्यों ही प्रतिरक्षा चालू कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ दोषमुक्त नहीं किया जाएगा। भले ही अगर जो दोषी पाए वो दोषी न पाया जाता हो, लेकिन तब तक उसको दोषमुक्त 248 में नहीं किया जाएगा जब तक कि 244 का प्रतिरक्षा का साक्ष्य न ले लिया जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वही मैं बता रहा हूँ कि जब लिखना होगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत आंसर इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपको समझा करके लिखना है। अब आइए एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में जो धारा 101 है वो कॉमन है, वो सबके लिए, चाहे क्रिमिनल के लायबिलिटी के लिए हो चाहे सिविल लायबिलिटी हो, सब में कॉमन है कि जिस व्यक्ति द्वारा कोई डिमांड की जाती है न्यायालय से उसी को ये बात साबित करना होगा। उसके बाद अब जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर में जाएंगे तो अब उसी में देखेंगे धारा 105 के बारे में कि वो उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जाएगा यदि वो एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है तो। लेकिन जब 102 का जब आप देखते हैं तो उसमें सीधे सीधे सिविल नेचर के मामले में उस व्यक्तियों को दे देता है कि जिसका एडवर्स पोजीशन है। तो कहने का सेंस ये है कि उसमें बदलता रहता है। उसी प्रकार से जैसे आप 103 को देखते हैं, 106 को देखते हैं तो उसमें जो साबित करने का भार होता है वो किसके ऊपर होता है, वो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर किसी के नॉलेज में कोई बात कही गई है तब वो व्यक्ति साबित करेगा, या स्पेसिफिक किसी के नॉलेज की बात हो रही है तो वो साबित करेगा। तो इस प्रकार से ये जो बर्डन होता है ये एक जैसे नहीं होता है। जैसे ये सामान्य नियम है लिख रहा है कि एक जैसे होता है तो केवल 101 की बात है कि एक जैसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल की कुछ कहानी अलग है। जैसे आप धारा 52, 53, 54, 55 देखते हैं एविडेंस एक्ट का, तो उसमें सिविल मामले में आपका कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है, जबकि क्रिमिनल मामले में कैरेक्टर का रोल है। इसी प्रकार से जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साबित करते हैं तो उसके लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, जबकि अगर जो कोई मौखिक साक्ष्य दे रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार के अलाउ है, जैसे कि खुद का कोई भौतिक चीज़ भी प्रस्तुत किया जा सकता है, या 119 में जो अनेबल टू कांटेक्ट करने में है, किसी को संसूचना प्रेषित करने में है तो वो लिख करके दे सकता है, वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो इस तरीके से इसका बहुत बृहत्तर व्याख्या मतलब है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी उसको कन्फाइन करके आप लिख सकते हैं। इसमें 2 केस चाहें तो आप दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझाने के पर्पज से। एक तो है कि HP प्रशासन बनाम ओम प्रकाश का मामला है। इसमें कहा गया है कि आपराधिक मामले में अभियोजन को अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। अतः जब किसी न्यायालय को ऐसा लगता है कि 70% संभावना है कि अभियुक्त ने अपराध किया है एवं 30% संभावना है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है तो न्यायालय उसे रिहा कर देगा। ये सीधा सीधा वही निष्कर्ष है कि भले ही 100-1000 दोषी जो है दोषमुक्त हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। जबकि सिविल मामले में क्या है, सिविल मामले में ये है कि यदि कोई A और B के बीच एक वाद निश्चित भूमि के लिए लेकर चल रहा है और A अपने पक्ष में 51% साक्ष्य देता है जबकि B 49% साक्ष्य अपने पक्ष में देता है, तो न्यायालय A के पक्ष में B से ज़्यादा मजबूत साक्ष्य दिया गया है, इसलिए इस तरह A के पक्ष में निर्णय देगा। यानी कि वहाँ
प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि किसके पक्ष में निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि क्रिमिनल लायबिलिटी में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल में आपको अभियोजन को संदेह से परे साबित करना ही होगा। अगर जो थोड़ा सा भी संदेह है तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो अपने आप को डिफेंड करे चाहे न करे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B पे। यह जानकारी होने के बाद कि सी की हत्या कर दिया गया था, एक घटनास्थल पर गया और पाया कि सी के मृत शरीर को 4 व्यक्तियों द्वारा सी के घर से ले जाया जा रहा था और वहीं उससे बताया कि बी ने सी की हत्या किया था और भाग गया। क्या उन 4 व्यक्तियों का कथन रेस जेस्टे का भाग होगा? देखिए, कदापि नहीं होगा। जो रेस जेस्टे है उसका एक प्रकार से मोतियों के माला का तारतम्य है। कहीं से भी यदि माला टूटा तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य को संपुष्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब जो बातें हैं वो एक दूसरे के तारतम्यता में होनी चाहिए, भले वो विभिन्न स्थानों पर घटित हों या एक स्थानों पर घटित हों या विभिन्न समयों पर हो, लेकिन उसमें जो तारतम्यता है फैक्ट इन इशू से वो होना चाहिए। अब जब धारा 6 का लैंग्वेज देखते हैं एविडेंस एक्ट का, तो कहता है कि ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हों कि वे एक ही समव्यवहार के भाग होते हों तथा सुसंगत माने जाते हैं, चाहे भले ही वे एक ही समय और स्थान में घटित हुए हों या भिन्न समय और भिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। देखिए, इससे संबंधित 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो है शरद बिरदीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का है, एक निशा स्त्री बनाम उड़ीसा राज्य का मामला है। उसमें ये बातें कही गई हैं कि कोई तारतम्यता ऐसा होना चाहिए जिससे निष्कर्ष और सिर्फ निष्कर्ष ये निकले कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, तब तो वो रेस जेस्टे की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और यही बात इन सब केसों में भी कहा गया, शरद बिरदीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा गया है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब चूँकि वो था जो मामला निशा स्त्री बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में था कि डायरेक्टली तो नहीं था, किसी ने देखा अभियुक्त को कि उसने हत्या किया है अभियुक्त्री को, लेकिन जो मृत बालिका थी उसके साथ जाते हुए लोगों ने देखा, वापस आते हुए किसी ने उसके साथ नहीं देखा। उसने जो कान में पहना हुआ था नौली और नाक और कान में बाली नौली पहना हुआ था, उसको उसके घर से जिसने जो अभियुक्त्री थी उसके घर से बाद में पाया गया दूसरे दिन। तो ये सारे निष्कर्ष यदि एक किसी को देखा जाए फैक्ट को तो अपराध को साबित नहीं करता, लेकिन यदि सारे निष्कर्ष को मिलाया जाए तो एक साथ ये साबित होता है कि उसी व्यक्ति ने किया था और किसी ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है, और इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम बेस दिया गया है उसमें कहीं से तारतम्यता नहीं बनता है और ये सुनी सुनाई साक्ष्य हो जाता है और इस प्रकार से रेस जेस्टे की श्रेणी में नहीं आएगा और ये रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3A, एक अभियुक्त सक्षम साक्षी हो सकता है, सुसंगत प्रावधानों सहित वर्णन कीजिए। देखिए, ये धारा 315 CRPC तथा 118 एविडेंस एक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। 118 में ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी होते हैं सिवाय जो कोमल वयस, मन के या शरीर के अतिवर्धक शरीर के, जो प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है, उनके सिवा प्रत्येक व्यक्ति सक्षम साक्षी होते हैं। साथ में उसने पागल व्यक्ति को भी साक्षी माना है उस ड्यूरेशन में जब वो प्रश्नों का उत्तर देने और उपयुक्त उत्तर देने में सक्षम है। इस आधार पर एक अभियुक्त जो है खुद को सक्षम साक्षी होता है, धारा 315 में बताया गया है CRPC में, और अपने ही नहीं अपने जो सह अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगाए गए आरोपों के लिए वो सक्षम साक्षी होता है। इतना तक कहा गया है। उसमें यह भी बात कहा गया है कि यदि वो साक्ष्य नहीं देता है तो किसी प्रकार का टीका टिप्पणी के लिए वो लायबल नहीं होगा। खासकर उसमें यह भी बताया गया 315 की उपधारा 2 में कि धारा यदि 98, 107, 108, 109 या 110 के अधीन या अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग खंड ख, ग, घ के अधीन कार्रवाई संस्थित की जाती है तो ऐसी कार्रवाई में अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। दूसरा प्रोविजो इसी में प्रोविजो कह रहा है कि परंतु धारा 108, 109 या 110 के अधीन कार्रवाई में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न उसे उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसके विरुद्ध उसकी जांच में किसी व्यक्ति के साथ कार्रवाई की गई है कोई उपधारणा ही की जाएगी। मतलब इतना तक उसको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि उसको तब तक साक्षी के रूप में नहीं काल किया जाएगा जब तक वह स्वेच्छा खुद
शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में न आवे। यानी कि विथ एफिडेविट यदि वो डिमांड करता है, आवेदन करता है न्यायालय से कि हमें खुद अपने मामले में सक्षम साक्षी के रूप में हमें तलब किया जाए, तो बाकायदे उसका चीफ भी होगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3B ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति A, B, C, D और E को वास्तविक संघर्ष के दौरान गंभीर क्षतियाँ हुई। उनको प्रथम पुलिस थाना ले जाया गया और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। थाना पर A एक रिपोर्ट प्रदर्श A दिया, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में अभिलिखित किया गया। पुलिस ने B और C का कथन प्रदर्श 2 और 3 अभिलिखित किया। उस समय D और E अचेत थे। अस्पताल पर डॉक्टर ने उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जो उनमें से 5 का कथन अभिलिखित किया। वे प्रदर्श 4, 5, 6, 7 थे। तत्पश्चात A, C और E संघर्ष से हुई क्षतियों के कारण मृत हो गए। विचारण के समय साक्षी के रूप में B और D की परीक्षा कराई गई। विचारण के समय कथन प्रदर्श 1 से 8 में से प्रत्येक का किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता था। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वैल्यू के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जो व्यक्ति मर गए हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसका जॉइंट डिक्लेरेशन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जो व्यक्ति मरे तो नहीं है लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है तो उसका धारा 157 में धारा 157 एविडेंस एक्ट 157 में संपोषक साक्ष्य कॉर्पोरेटिव पर्पज से उसके साक्ष्य का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें से जो मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया बयान हो वो ज़्यादा मूल्यवान होगा अन्य की अपेक्षा। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, जो FIR है उसका खंडन के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा, कंट्राडिक्शन के लिए भी उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्या एक पुलिस अधिकारी इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है कि अपराध के स्थान पर कथित पुलिस थाना की स्थानीय अधिकारिता नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें धारा 154 का सीधे सीधे वर्णन कर देना है। उसके बाद स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम P रामुलू का मामला है उसका वर्णन कर दीजिए आप लोग। साथ में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो मामला है वो बहुत ही लीडिंग केस है FIR से संबंधित, जिसमें ये कहा गया है कि यदि मामला संज्ञेय है तो बिना अन्वेषण किए उसका अपराध का FIR दर्ज होना चाहिए। मतलब कि इसमें किसी प्रकार के अन्वेषण की जरूरत नहीं है। यदि मामला प्रतीत होता है कि वो संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो प्रथम दृष्टया सबसे पहले FIR दर्ज होगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ये चूँकि इसी क्वेश्चन को रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है और ये ज़रूरी नहीं है कि जुडिक्शन क्या है, क्योंकि जब 154 आप पढ़ते हैं तो उसमें कहीं जुडिक्शन की बात नहीं कही गई, सिर्फ संज्ञेय मामले की बात कही गई है कि संज्ञेय यदि मामला है तो थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा या उसके निर्देशाधीन किसी व्यक्ति द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, माने जो उसमें इम्प्लाई हो। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जुडिक्शन कोई भी हो, कहीं भी आप थाने पे जाकर के आप अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है, कह रहा है कि ए पर भारतीय दंड संहिता की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने अपने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है। वह अपनी दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती देता है कि आरोप में गलती थी क्योंकि शब्द कपटपूर्वक छूट गया था। निर्णय दीजिए। देखिए, ये इस क्वेश्चन में उसको लाभ नहीं मिलेगा। जो भी वो प्रतिरक्षा कर रहा है, डिफेंड कर रहा है या प्ली उठाया है अपील में, तो उसको फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि जब आप 215 पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही बात कही गई है। या तो मामले के वजह से जो मतलब त्रुटि हुई है आरोप प्रेषित करने में, अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है, या जिसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। अगर जो ये 2 कारण विद्यमान है तभी वो त्रुटि जो है मटेरियल होगा, अन्यथा इमटेरियल हो जाएगा, यानी कि वो तात्विक नहीं माना जाएगा। अब जब धारा 464 आप पढ़ते हैं तो 464 में ये कहा गया है CRPC के ही, किसी प्रकरण में अभिलिखित निष्कर्ष दंडादेश या आदेश मात्र इस कारण अविधिमान्य न होगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था या यह कि आरोप विरचन में त्रुटि लोप या कोई
अनियमितता थी। आरोप के कुसंयोजन का भी यही प्रभाव होगा। यदि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में ऐसे लोप, अभाव या त्रुटि के कारण अन्याय हुआ हो तब स्थिति भिन्न होगी। अब ये दोनों धाराओं को हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं 215 और 464 को, तो उससे एक यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि इसका प्रभाव, यदि अभियुक्त ने अपने मामले में डिफेंड किया है, जो आरोप लगाए गए हैं उसका बाकायदे उसने समझा है, तो ये बाद में प्ली नहीं ले सकता है कि इसमें मैंने इस पे चुनौती नहीं दे सकता है कि वो उस समय इस प्रकार से कपटपूर्वक छूट गया था और हमको बरी कर दिया जाए। ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसीलिए इन धाराओं को रखा ही गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि परिवाद का खारिज किया जाना, अभियुक्त के उन्मोचन एवं दोषमुक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन सभी दशाओं में परिवादी को क्या उपचार उपलब्ध हैं। क्वेश्चन 3 लाइन का है, लेकिन आंसर भी इसका बहुत बड़ा है। एक तो पहली बात, ये धारा 203 की बात कर रहा है CRPC का, उसका आपको वर्णन करना पड़ेगा कि कब खारिज हो जाता है। इसके बाद उन्मोचन और दोषमुक्ति में अंतर बताने के लिए कह रहा है, उसका आप लोग को वर्णन करना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि जो भी HGS का मेंस दे रहा है उसको अब हम ये बताएं कि उन्मोचन क्या होता है, दोषमुक्ति क्या होता है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। साथ में उपचार की जहाँ तक बात है, तो ये कह रहा है कि यदि कोई निश्चित परिवाद को खारिज कर दिया गया है, मतलब खारिज कर दिया गया है 203 के तहत, तो क्या रेमेडी है। तब उसको या तो 397 में जाना होगा रिवीजन में, या फिर 482 में इनहेरेंट पावर के लिए आपको जाना होगा हाई कोर्ट। 2 यहाँ रेमेडी है। अब यदि कोई उन्मोचन कर दिया जाता है, उन्मोचित व्यक्ति को कर दिया जाता है, तब क्या रेमेडी है, तो उसके लिए सीधे सीधे रिवीजन है 397 में और 398 में, आप उसमें जा सकते हैं रिवीजन में। दोषमुक्ति यदि की गई है तो उसका, अगर दोषमुक्ति से अगर जो कोई रेमेडी लेना चाहता है माने उसके विरुद्ध, तो 378 में वो जा सकता है अपील में, और उसमें अपील में जो भी उसको रेमेडी मिलना होगा वो मिलेगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को आप लोग को ज़रूर समझ में आई होंगी। जो मैंने कहा है आप लोगों उन धाराओं को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट देख लीजिएगा, साथ में केसला का जो मैंने वर्णन